Hello students, in our previous lectures of chemical kinetics, we have discussed about ROR means rate of reaction, then factors affecting rate of reaction and expression of rate of reaction. So a rate can be expressed for a reaction like मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी रिएक्शन है जैसे कि H2 प्लस I2 गिविंग 2HI, सो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं. सो रेट इक्वल्स टू dH2 अपॉन dt इक्वल्स टू dI2 अपॉन dt. ये दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि जितना इसके कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा उतना ही इसके कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा, बराबर. लेकिन ये दोनों है क्या, रिएक्टेंट है तो डिक्रीज हो रहा है तो आगे क्या आएगा, माइनस. अब जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा सामने प्रोडक्ट उतना ही इंक्रीज होगा. लेकिन आगे क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, बराबर ना. सो वो क्या हो जाएगा 1/2 dHI अपॉन dt, बराबर. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा प्लस, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, बराबर ना. दूसरा अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, बराबर. सो प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया. सो यहाँ पे रेट क्या होगा, सो रेट इक्वल्स टू माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल है, 1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1/2. अब प्रोडक्ट आ गई, बराबर ना. सो डी NH3 अपॉन dt. सो कोई भी रिएक्शन है हम इसके हिसाब से दिखा सकते हैं. एक दो एग्जांपल्स जो एक्स्ट्रा का आपकी टेक्स्ट बुक पे भी दिए हुए हैं, सो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो. इसके बाद में हमें जो टॉपिक यहाँ पे देखना है वो टॉपिक है कि अगर कोई भी रिएक्शन ऐसे हो रही है, बराबर ना, और हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं. सो रिएक्शन हमने एक चीज़ देखी थी कि रेट लॉ. अब रेट लॉ क्या होता है, बराबर. सो ये जो है वही, बराबर ना, कि कोई भी रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट जो है उसके रिएक्टेंट के बेसिस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना, उसको हम कहते हैं रेट लॉ. सो रेट लॉ क्या है, कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर ना. सो हमको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर से ही करना है. मान लो कि हमारे पास एक है कि भाई A to B, ये एक रिएक्शन है, बराबर ना. तो ये रिएक्शन है तो A और B जाएगा, बराबर. तो A में से B बनेगा, बराबर. तो लेकिन रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो हम यूँ लिख सकते हैं कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आ गई तो उसको हम जब हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा K इंटू A, बराबर. तो ये जो K हमको दिखता है वो K क्या है, तो यहाँ पे K है रेट कांस्टेंट. क्या है, रेट कांस्टेंट. तो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का रेट कांस्टेंट. क्या है, रेट कांस्टेंट, बराबर ना. सो अगर रिएक्टेंट 1 है तो 1, 2 है तो 2. जैसे कि A प्लस B गिविंग अगर प्रोडक्ट होता तो इसके लिए फिर रेट क्या बन जाता, तो रेट इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो K इंटू A इंटू B क्या हो जाएगा, K इंटू A इंटू B, बराबर ना. सो ये हमारा जो इक्वेशन है इसके अंदर हमको जो K दिख रहा है, ये K क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट. अब इसके ऊपर से हमको ये देखना है कि रेट कांस्टेंट के भी कोई यूनिट्स होते हैं कि नहीं. क्योंकि देखिए अगर आपका कंसंट्रेशन है तो ये कंसंट्रेशन का क्या होता है, तो मोल पर लीटर, बराबर. रेट है तो रेट का क्या होता है, तो मोल पर लीटर पर टाइम, बराबर. बिकॉज उस पर टाइम भी हम ले लेते हैं. यहाँ पे आया टाइम, ये T आ रहा है. सो ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है. तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन के लिए, T टाइम के लिए. सो अगर हमको ये निकालना है तो K क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ K मीन्स रेट कांस्टेंट. तो वो क्या हो जाएगा, तो K इक्वल्स टू, यहाँ से मैं बना रहा हूँ K इक्वल्स टू, सामने कौन है, सो रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A. अगर हम इसका लेकर चलते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ A, ये 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन मैं अभी वो नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ. तो अब रेट है तो रेट का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर. आप कैपिटल M भी लिख सकते हो, मोलर, बराबर ना. सो मोल पर लीटर
पर टाइम, ये उसका है पूरा रेट का। अब नीचे कौन है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या क्या हो रहा है, मोल पर लीटर। तो इस केस के लिए यहाँ पे ये बन रहा है, तो मोल पर लीटर कट आउट हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ टाइम इनवर्स के लिए, बराबर ना। लेकिन ये जो के है, इसका ये जो यूनिट है टाइम इनवर्स आया, ये हर एक रिएक्शन के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन जो है वो हम आगे जा अभी देखेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक है कि रिएक्शन के अंदर एक चीज़ और भी है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, और वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर ना। तो ये यहाँ पे रखता हूँ और मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ, बराबर ना। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब जो भी हमारा रेट लॉ है, रेट का एक्सप्रेशन है। मान लो कि हम ये जो फॉर्मूला है हम इसको लेकर के चलते हैं, सो रेट क्या हो जा रहा है, के इंटू ए। अगर ये ले रहे हैं तो के इंटू ए, इसको ले रहे हैं तो के इंटू बी, बराबर ना। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है कि आपका जो रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन है, उसमें जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन का पावर क्या है, उसका जो एक्सपोनेंशियल्स जो होते हैं वो क्या है। मान लो कि यहाँ पे इसका ए पावर है और इसका बी पावर है, बराबर ना। तो ये हो जाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि टोटल सम ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि टोटल सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स ऑफ concentration of reactant in a chemical reaction is called order of reaction, बराबर। तो यहाँ पे order of reaction क्या होगा, तो order of reaction क्या होगा, A प्लस बी, बराबर ना, A प्लस बी। ओके, अगर एक के लिए हम लिखते हैं कि रेट इक्वल्स टू के इंटू ए एस टू ए, बराबर ना, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ए। ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, बराबर। दिख रहा है ना आपको कि ए बन जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल कहीं पे आपकी बुक है या कहीं पे एक्स लिखा हुआ है ऊपर पावर, तो एक्स, वाई है तो एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इसके अंदर अगर हम सिर्फ ए की बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ए, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओनली बी, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ओवर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन, मतलब कि ए प्लस बी। तो ये जो होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये जीरो भी हो सकता है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, या तो कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। तो आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं कि 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर तो है 1, 2, 3, उसके अलावा ये 0 भी हो सकता है, बराबर। तो आपकी रिएक्शन कैसी है, 0 ऑर्डर की है, इसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, उसके हिसाब से आपको के अलग अलग यूनिट्स मिलेंगे, बराबर। मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये जो यूनिट हमको मिला ना, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, बराबर ना। तो 0 ऑर्डर का क्या है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, बराबर। वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यूनिट्स जो होते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, बराबर ना। सो क्या है उसके लिए फॉर्मूला, तो आपका जो भी मोल पर लीटर जो है, बराबर, इनटू 1 माइनस एन, इसके पावर में मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन इनटू टाइम इनवर्स, बराबर ना। अब इसके हिसाब से देखिए कि मान लो कि आपकी रिएक्शन 0th ऑर्डर की है, बराबर ना, तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस
0, तो क्या हो जाएगा 1। ये n जो है वो है आपका 0, तो n मतलब 0 ऑर्डर किया तो 0, फर्स्ट ऑर्डर किया तो फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर किया तो सेकंड, ऐसे करते करते nth ऑर्डर की रिएक्शन आएगी इनटू टाइम इनवर्स। तो मोल पर लीटर रेज़ टू 1 इनटू टाइम इनवर्स, मतलब क्या हो गया 1 अगर निकाल ले, ये भी निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो 0 ऑर्डर के लिए K जो है उसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर टाइम। अब हम फर्स्ट के ऊपर आते हैं। मान लो कि आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपका K का क्या हो जाएगा, तो देखिए मोल पर लीटर रेज़ टू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 बराबर इनटू टाइम इनवर्स। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है पूरी वैल्यू 1, तो ये पूरा निकल जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा टाइम इनवर्स, जो हमको यहाँ पे मिल रहा था। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बराबर ना, द यूनिट्स ऑफ K इज ओनली टाइम इनवर्स। ओके, अब सेकंड के लिए ले रहे हैं, तो K क्या हो जाएगा मोल पर लीटर रेज़ टू क्या है 1 माइनस n, तो 1 माइनस 2 इंटू टाइम इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा मोल -1 लीटर -1 माइनस इनटू लीटर टाइम इनवर्स बराबर। तो ये 0 ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए, तो ये किसके लिए है, तो ये है nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये फॉर्मूला बहुत बार ये MCQ में पूछा गया है बराबर ना। Okay, so now in this session we are going to discuss about a new topic, that is molecularity. Okay, but before that I would like to show you these three reactions. In first reaction, as you can see, NH4NO2 it decomposes into N2 and 2H2 बराबर ना, इसका डिकम्पोजिशन इसमें हो रहा है। नाउ 2HI बराबर फॉर्म्स H2NI2 and NO2 फॉर्म्स NO2 बराबर ना। सो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये तीन के ऊपर से आप समझिए क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH4NO2 में से आपको ये बनता है। ओके, सेकंड में देखिए 2 है, मतलब कि 2 HI के मॉलिक्यूल में से आपको एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन मिलता है, तो यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये कुछ नहीं है, मतलब ये कितना होगा 1, तो एक 2NO2 बना रहा है। तो हमको इसके ऊपर नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ पे एक, ये पूरी रिएक्शन में यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 बराबर। इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बराबर कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जिसमें से आपको प्रोडक्ट मिलती है बराबर। लेकिन हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इस हिसाब से होती है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विथ ईच अदर साइमल्टेनियसली टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बराबर ना। कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है बराबर, वो एक दूसरे कितने हैं, वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद वो आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे हमने 3 तक दिया, हमारी जो सिस्टम है बराबर ना, जो नेचुरल सिस्टम भी है वो है 3 डायमेंशनल बराबर ना। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ये होती है कि 3 से ज़्यादा बराबर, 3 से ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एक साथ कोलाइड करें, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। 3 से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, और ये है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगी बराबर ना। सो मॉलिक्यूलरिटी की जब बात आती है तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना। मैं यहाँ कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ बराबर ना। सो 1 NH4NO2 2 HI एंड 3 रिएक्टेंट 2 NO के और एक O2 के, तो ये होती है आपकी मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है बराबर ना, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती है, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट्री
रिएक्शंस जो होती है उसके लिए ही आपको वो मतलब काम करती है, उसके लिए ही उसके मायने हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती है उसमें फिर मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं रहता। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कि बहुत ही जटिल जो रिएक्शंस होती है, बराबर ना, कि जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कभी कभी रिएक्शन में इतनी लंबी होती है कि आप रिएक्टेंट देखोगे 10 से ज़्यादा होंगे, 7-8 होंगे, तो उसमें फिर मॉलिक्युलरिटी हम कैसे करेंगे जब हम 3 से आगे की तो बात ही नहीं कर रहे, बराबर। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे मॉलिक्युलरिटी की कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि फिर मॉलिक्युलरिटी नहीं निकालेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा, बराबर। तो कुछ हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम फिर सहारा लेते हैं रिएक्शन के, उसके टुकड़ों का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, बराबर ना। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि ये जो रिएक्शन है कि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो ये इसको हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। ये कैसी हो जाएगी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कैसी हो जाएगी बायमॉलिक्यूलर, और ये कैसी हो जाएगी ट्राइमोलिकुलर, बराबर ना। सो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर है, तो उसके लिए मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम रहेंगे। ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बराबर ना। सो बायोमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी सेम ही रहेगी, बराबर ना। अब दूसरी बात है कि फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बराबर ना, तो उसके लिए हम फिर कैसे जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने बात करी, बराबर ना। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि जो स्टेप्स में होती है, बराबर ना। तो स्टेप वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप होता है कि जो स्लोली जा रहा होता है, वो स्लो रिएक्शन होती है। वो स्लो रिएक्शन होती है उसको हम कंसीडर करते हैं, उसकी ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लेते हैं और उसी का हम मॉलिक्युलरिटी जो है वही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया गया, वो एग्जांपल मैं आपको भी दे रहा हूँ कि मान लो कि डिकम्पोजिशन हो रहा है H2O2 का, बराबर ना। उसमें से हमको मिल रहा है H2O + O2, बराबर ना। क्या मिल रहा है H2O + O2। अब यहाँ पे 2 हाइड्रो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, तो हम 2 करेंगे, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये रिएक्शन जो है वो आयोडाइड माइनस, बराबर, आयोडाइड माइनस आयन जो है उसके थ्रू कैटालाइज होके हो रही है। तो ये रिएक्शन में देखिए 2 स्टेप है, बराबर ना। कितने हैं 2 स्टेप के। सबसे पहले जो स्टेप है उसके अंदर H2O2 जो है उसका एक मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, आयोडाइड आयन जो है उसके साथ रिएक्ट करता है और H2O प्रोड्यूस करता है, बराबर। अब ये H2O प्रोड्यूस किया तो यहाँ से एक ऑक्सीजन गया, बराबर, यहाँ पे एक ही आया ना, तो वो एक ऑक्सीजन ये आयोडीन के साथ क्या करेगा, तो IO- बनाएगा। अब ये जो IO- बन रहा है, बराबर, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल बाकी है, सो H2O2 + IO- उसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर से एक मॉलिक्यूल H2O का बनेगा, बराबर। तो देखिए एक मॉलिक्यूल H2O का बना, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन गया और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, तो वो बनाएगा O2 और यहाँ पे हमको मिल जाएगा आयोडीन माइनस। तो आयोडीन माइनस हमको वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है वो कैटालाइज्ड है, तो कैटालिस्ट जो होता है वो आफ्टर ओवरऑल रिएक्शन वो अपने एज इट इज़ फॉर्म में वापस मिल जाता है। तो अगर हम इसका टोटल आउट करें तो देखिए ये I- हम इसको कट कर सकते हैं, बराबर ना। यहाँ पे IO- कट कर सकते हैं, टोटल हमको क्या मिलेगा H2O2 इस तरफ कितने हैं, 1 और 1 2, और यहाँ पे कितने हैं 2 H2O वाटर और O2- यहाँ से, बराबर। तो ये रिएक्शन ऐसे 2 स्टेप में होगी। तो 2 स्टेप में ये जो है ये वाला ये है स्लो रिएक्शन। तो स्लो स्टेप जो होता है वो हमेशा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। कैसा होता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। उसके ऊपर से आपको रेट मिलेगा तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। उसी का रिएक्शन जो उसी की मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेट बनाते हैं तो रेट क्या बनेगा, तो K × H2O2 × I-, ये वाला
क्योंकि ये स्लो है, तो ये और ये दोनों को लेना पड़ेगा। बराबर, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो 1 + 1 दैट इज 2, तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 2। बराबर, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी। अब हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बराबर ना, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? मॉलिक्युलरिटी, बराबर ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने बात करी थी कि वो 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव इंटीगर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीगर होगा। बराबर, मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही। दूसरा, फ्रैक्शन नहीं होगा, आधा आएगा, ऐसा ऐसा नहीं होता है, बराबर ना, तो ये होगा। बराबर, दूसरी बात कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, बराबर ना, वो के भी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, बराबर ना। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी, बराबर ना। और नेक्स्ट इसमें ये, तो फिर हम ऐसा करेंगे क्या, बराबर ना, कि हमको मॉलिक्युलरिटी मिले, तो हम ये करते हैं कि भाई जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके स्टेप करते हैं, और स्टेप के ऊपर से जो स्लो रिएक्शन है उसके इसके स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, और उसी की मॉलिक्युलरिटी को हम कंसिडर करके चलते हैं। और लास्ट जो है कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, बराबर, वो क्या है, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बराबर ना, कि उसको एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है, बराबर। और ये जो है ये क्या है, थियोरेटिकल। हाँ, तो कुछ पॉइंट जो मैंने नहीं लिखे वो भी आप अपने नोट में नोट डाउन कर सकते हैं। और ये बराबर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे, फिर उसके ऊपर से मॉलिक्युलरिटी। तो ये जो थी कहानी वो थी मॉलिक्युलरिटी की। थैंक यू।